नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं और आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तेल, गैस, खनन, रक्षा, हवाई और समुद्री कनेक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश संबंधी मसलों पर बातचीत हुई है। साथ ही डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, बिजनेस टू बिजनेस समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। आज दोनों देशों के बीच 15 एमओयू पर दस्तखत किए गए। जिन खास मुद्दों पर समझौते हुए हैं उनमें डिफेंस स्पेयर पार्ट्स का ज्वाइंट वेंचर, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के समुद्री मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव और रूस के नोवाटेक का भारत में एलएनजी सप्लाई का करार शामिल है। और आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत और रूस के बीच जो गहरी दोस्ती और रिश्ते हैं वो इस मुलाकात और नए जो एमओयू साइन हुए उसके बाद उसकी दिशा क्या है। और उसको समझने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, निदेशक हैं विवेकानंद फाउंडेशन से और आप साथ ही साथ फॉर्मर एनएस से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान एसआर तायल साहब हैं, पूर्व राजनयिक। सर स्वागत है। और तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर राजीव नयन, सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSS से। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा तायल सर आपसे, क्योंकि ये वार्षिक बैठक का जो दौर है और जिस तरीके से मैं कहूँ जिस मकसद के साथ इस तरह की वार्षिक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था उसकी दिशा रूस के साथ खास तौर पर देखें और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर देखें, अगर कितनी तेज़ रफ्तार और जो दिशा है वो कैसी नज़र आ रही है? देखिए, भारत और रूस के संबंध तो बहुत पुराने हैं, बहुत प्रगाढ़ है। सोवियत यूनियन से बहुत अच्छे संबंध थे और ये जो समिट हो रही है जो आज हुई वो 20वीं समिट है और राष्ट्रपति पुतिन ने ही शुरू की थी वो। और प्रधानमंत्री मोदी इस समिट लेवल इंटरेक्शन को और बहुत ऊंचा ले गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री भी शायद बहुत ही अच्छी है। और अभी रूस ने अपना बहुत बड़ा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दिया जिसको है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, जो उनके सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है। मैं समझता हूँ कि इस समय पूरा जो विश्व है उसमें समीकरण कुछ बदल से रहे हैं और अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका बाहर जा रहा है और सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस के ख़िलाफ़। ईरान कहाँ जा रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में कोई दिक्कत हो सकती है। और प्रधानमंत्री ने जो अपना संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र किया, अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, साइबर सिक्योरिटी का जिक्र किया, टेररिज्म का जिक्र किया। मैं सोचता हूँ कि दोनों नेताओं ने बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार किया होगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि हमारे जो देखने का नज़रिया है वो बहुत ही क्लोज़ है भारत और रूस का। इस सब परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका एक बहुत अच्छा हमें एक फ़ायदा मिलना चाहिए। देखिए, इस समय कश्मीर का मुद्दा भी चल रहा है। अब प्राइवेटली ज़रूर डिनर पे बात हुई होगी और होगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में और जगह जगह हमें बायलैटरल है कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में है या हमारा इंटरनल है, पर पाकिस्तान बार बार उसको बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशन में उठाने की कोशिश करेगा और हमें रशिया की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो रशिया चाहता है कि भारत निवेश करे फार ईस्ट में, इसलिए चीफ गेस्ट बनाया गया और मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया व्लादिवोस्तोक की मीटिंग में। तो रूस को भी कुछ अपेक्षाएं हैं भारत से और बहुत ज़रूरी है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो रूस की ये एक इच्छा है, अपेक्षा है, उसको पूरा करे और फार ईस्ट में, रशियन फार ईस्ट में अपना निवेश बढ़ाए। अरविंद सर, जो आज एमओयू जिन पर सहमति बनी और दस्तखत हुए और उसके अलावा जो 3-4 बड़ी चीज़ें निकल कर आई हैं, डिफेंस सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स का ज्वाइंट वेंचर की बात हो रही है, समुद्री रास्ते के जोड़ने की बात हो रही है चेन्नई या व्लादिवोस्तोक को लेकर। हमेशा जब रूस को लेकर हम बात करते हैं, पुराने रिश्ते हैं और बदलते समय के साथ ज़रूरतें बदली हैं और दोनों का रोल बदला है, लेकिन जब इस तरह के एमओयूज़ को देखते हैं तो कोर जो सेक्टर है दोनों देशों के बीच पोटेंशियल और उसकी तरफ मैं कहूँ कि आकर्षण, वो इस आज की बैठक के बाद कितना आगे बढ़ता दिखता है? देखिए, इंडिया और रूस के रिश्तों में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन एक जो
ऐसी डायमेंशन जिसको कि हमने अभी जोर नहीं दिया था, जो एक नेग्लेक्टेड थी, वो थी रूस की व्लादिवोस्तोक और जो फार ईस्ट है, और वो एक बहुत रिच इलाका है। उसको अब इंडो रशियन रिलेशंस के बायलैटरल में संबंध में वो अब उसमें आ रहा है। ये एक इस समिट का सबसे बड़ा टेक अवे है कि साहब आपने समिट किया वो व्लादिवोस्तोक में किया। व्लादिवोस्तोक एक बहुत बड़ा पोर्ट है, रूस की एक बहुत बड़ी पोर्ट है, और इंडो पैसिफिक जिसको हम बोल रहे हैं उसी से बिल्कुल जुड़ा, बल्कि वो पैसिफिक का ही हिस्सा है। तो कल अगर रूस इंडो पैसिफिक में कुछ इंटरेस्ट दिखाता है, एशिया पैसिफिक बोलते हैं उस इलाके को, लेकिन अगर इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट दिखाता है तो ये व्लादिवोस्तोक और इसमें इसका एक महत्व होगा। अभी आप देखें, जिन्होंने कहा कि स्थिति वैश्विक स्थिति बड़ी जल्दी से बदल रही है। रूस और जापान के संबंध, रूस और चीन के संबंध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस इलाके के लिए। और साथ में वहाँ नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया का हमेशा एक प्रॉब्लम एरिया रहा है, लेकिन रूस का कुछ प्रभाव उसके ऊपर रहता है। और एक जो नई चीज़ हुई है कि आर्कटिक सर्कल का जो अब खुल गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो अब वहाँ पे शिपिंग शुरू हो गई है। तो जो नॉर्थ सी रूट है वहाँ से 80% लगभग जो है वो रूस के साथ टच करता है, लगभग 5000 किलोमीटर का। तो यूरोप का जो सामान है वो चीन वगैरह जाता है, वो व्लादिवोस्तोक शंघाई तक आता है। तो अगर हमारी एक चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच में एक हवाई रूट खुल जाता है तो हम लोग आर्कटिक से भी जुड़ सकते हैं। वो इलाके में मिनरल्स भी बहुत हैं, वो इलाके में ऑयल एंड गैस भी है। हम ऑलरेडी वहाँ पे साखालिन के इलाके से पिछले कई दशकों से रूस का क्रूड ऑयल लेते हैं। लेकिन अब अगर भारत की इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ती है और उसमें मिनरल्स भी आते हैं और ऑयल एंड गैस भी आता है, LNG की भी बात चल रही है, तो इस इलाके की महत्ता हमारे बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस समिट में जो मुख्य टेक अवे है, एक तो ये कि रूस चाहता है कि भारत का निवेश वहाँ बढ़े, और जिससे कि चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसके लिए एक तरह का बैलेंस बने। और दूसरा यह है कि उसमें इतने मिनरल्स और इतने रिसोर्सेज हैं, उसके लिए उनको मार्केट चाहिए, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट रूस के लिए बन सकता है। आज हमें मान लीजिए कोल की बात चल रही है, कोल एंथ्रेसाइट वगैरह हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जब ये हमारी एक संबंध बढ़ेंगे और इस इलाके का महत्व बढ़ेगा बायलैटरल रिलेशंस में, तो जो हमारा ट्रेड है जो कि लगभग 12-14 बिलियन डॉलर के करीब है, वो शायद 30-40 भी हो सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ देखना यही है कि जो भारत का पब्लिक सेक्टर है और भारत का प्राइवेट सेक्टर, उनको इस इलाके के बारे में कुछ मालूम नहीं है। बिकॉज ये पहले एक कहीं दूर था, रिमोट इलाका था, हम लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, कोई खास लोग आते जाते रहे हैं नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो पहले हम इसको थोड़ा डिस्कवर करना पड़ेगा। और इलाका इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ठंडा रहता है, तो हमारे लोग जाके वहाँ बसें, वहाँ पे जैसे मैन पावर एक्सपोर्ट्स की भी बात हो रही थी। तो वी हैव टू डिस्कवर दिस एरिया। अगर ये हमारे संबंध बढ़ते हैं, ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद शायद और भी संबंध बढ़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल जो है, एक दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा कि इंडो पैसिफिक में और उस इलाके में भारत का एक प्रभाव बढ़ सकता है, भारत की दखल, उसका प्रभाव बढ़ सकता है। राजीव जी, 2-3 चीज़ जो सर कह रहे हैं, अरविंद सर, की जिस तरीके से नए इलाकों में एक तरह से मैं कहूँ कि आपको गेट पास मिल रहा है और आप एंट्री करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर, हमारी क्षमताओं के ऊपर है। और जिस तरीके से 4 जो कोर सेक्टर में देख रहा था कि डिफेंस, एग्रीकल्चर की बात करें, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, और ये ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर लगातार हम आगे बढ़े हैं दोनों देश और नए स्तर पर हमने पहुँचाया है। आज जो समिट हुई है और जिस तरीके से इसमें व्यूज़ हुए हैं, उस दिशा में कुछ खास टेकअवेज? देखिए, मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा जहाँ से डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने छोड़ा। एशिया पैसिफिक, जिसे इंडो पैसिफिक में अगर रूस आना चाहता है तो वह क्या कर सकता है, और सखालिन की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, ऑयल एनर्जी की। देखिए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक उनकी रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने एक ग्रैंड स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें 12 वॉल्यूम्स की ग्रैंड स्ट्रेटजी तैयार की है। और उस ग्रैंड स्ट्रेटजी में अपने हर एक जो उनके जो मजबूत पक्ष हैं, ऑटोमोबाइल्स, न्यूक्लियर एनर्जी आपने बात की, कई तरह के, उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि तो हम नॉर्थ कोरिया क्या करेंगे, ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है। तो उन्होंने आश्वस्त चीन और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों किया था कि उत्तर कोरिया का हम ध्यान रख लेंगे, इसकी चिंता मत करो।
वो एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं साइबेरिया से, और केवल पाइपलाइन ही नहीं बाकी क्षेत्रों में भी काम करना चाहते हैं, वहाँ पर अपना एक असर बढ़ाना चाहते हैं। उसमें चीन उनका सहयोग कर रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्या भारत उसमें साझेदारी नहीं अपना सकता है? भारत और रूस दोनों बड़े ही जिसे कहते हैं टाइम टेस्टेड फ्रेंड, बड़ा ही पर जांचे परखे दोस्त एक तरीके से। स्वाभाविक दोस्त, जांचे परखे मित्र हैं। अब उसे नाम 2000 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर दिया गया उस संबंध को, और उसके बाद 2010 में जो हमने क्या बड़ा अच्छा नाम स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, तो चमत्कारी नाम भले ही इवॉल्व करते हैं, लेकिन अगर उस चमत्कार को थोड़ा सा चमक दमक को कम भी कर दें तो एक बड़ा ही ठोस संबंध हम दोनों के बीच है। और इसमें जो हम बार बार आज के दिन में बात करते हैं कि भारत की जो एक नई प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, भारत का जो एक नया ट्रेंड उभर करके आ रहा है डिफेंस के क्षेत्र में, वह है कि वह केवल सप्लाई बायर के रूप में नहीं अपने आप को देखना चाहता है। को प्रोडक्शन का एक बीच का फेज था जो उस पर बार बार जोड़ दिया। आज के दिन वह टेक्नोलॉजी पार्टनर बन के उठना चाहता है। रूस के पास धन की समस्या थी, जिसका कि दुरुपयोग कहे या जो भी कहे उपयोग कहे चीन कर रहा है। वह चीन आज के दिन में जब भी हम बात करते हैं नॉर्थ उनके फार ईस्ट की, वहाँ पर देखें कि चीन ज़बरदस्त रूप से धन व्यय कर रहा है, और किस तरह से वो रूस के जो स्ट्रेटजिक उनका एसेट्स है उसका भरपूर उपयोग करना चाहता है। तो भारत के लिए न केवल एक अवसर है बल्कि एक चुनौती भी है। अभी हमने बात की थी कि डिफेंस कॉपरेशन में स्पेयर पार्ट्स की है, ये ठीक है, अभी एक MOU साइन हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे समाचार पत्रों में, और जो हमारे एम्बेसडर वहाँ के हैं वह काबिल राजदूत हैं डी बाला वेंकटेश वर्मा, उन्होंने उनसे कई समाचार पत्रों ने प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम ट्रेडिशनल के अलावा नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर में भी हम जाना चाहते हैं, और ट्रेडिशनल उन्होंने डिफेंस का बताया, कहा कि उस पर तो होंगे ही होंगे, काफ़ी बातें हुई थी, और जो हमारे समाचार पत्रों में भी आए थे कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो कि हो सकता है भी MOU साइन नहीं हुआ, लेकिन बातचीत चलती है, और ऐसे विषयों पर बातचीत थोड़ी लंबी चलती है, तुरंत उसका परिणाम नहीं आ सकता है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो धीरेन्द्र सिंह कमेटी रिपोर्ट की एक देन है जो हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में, कि वह टेलर मेड कस्टमाइज्ड एक तरह से एग्रीमेंट होंगे, साझा होंगे, उसका कि कोई भी जो L1, L2, L3 के ढांचे में नहीं जाएगा। तो ऐसी बातचीत करनी है। उसमें सबमरीन जो उनका है बड़ा आधुनिक सबमरीन है, उस पर बातचीत होगी। साथ साथ बात चल रही है कि 5th जनरेशन जो उनका एयरक्राफ्ट आने जा रहा है Su-57, उस पर हमारी बातचीत हो रही होगी, क्योंकि समाचार पत्रों में आए थे कि उस पर भी वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ की हम ध्यान, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, आज के दिन में देखिए हम भी 700 मेगावाट का रिएक्टर्स बना चुके हैं, और रूस के पास भी है रिएक्टर्स। हमारे साथ हमने उनसे वहाँ पर कुदनकुलम में ही 6 तक तो लिया ही है, साथ में मीरपुर में भी 2 की बात की है, और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन क्या हम साझा दूसरे तरीके से आ सकते हैं? और बाकी दिशा पे हमारा देखिए एक और जो ट्रेंड जो उभर कर आ रहा है, जैसे ब्रह्मोस का उदाहरण लेके कहते हैं, ब्रह्मोस का उदाहरण केवल क्रूज मिसाइल्स और हाईटेक वेपन्स ही नहीं था, साथ था कि हम इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जिसे होता है उस पर भी हम काफ़ी बल दे सकते हैं। तो एक जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने जिस पर अभी कई सारे आराम, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यह एक शुरुआत है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं पिछली बैठक के बाद देख रहा था, जो आंकड़े हैं अरविंद सर, की निवेश और व्यापार दो, मैं कहूँ कि कीवर्ड अब दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। पिछली जो बैठक हुई थी उसमें जो तय किया गया था उससे करीब निवेश और व्यापार को लेकर करीब 16 से 17% का इजाफा है, वृद्धि हुई है। ये दोनों ही कीवर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं रिश्तों को लेकर जो नई धरातल है, फिर नए लेवल पर ले जाने की बात, जैसे कि एक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक हो रहा है, और अब क्षेत्रीय डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ और नए नए दूसरे एरियाज भी देख रहे हैं। अब निवेश और व्यापार एक वीकनेस है इंडो रशियन रिलेशंस में, और ये कई सदियों से, कई दशकों से चला आ रहा है। लेकिन अब हो सकता है कि अगर हम कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस पूर्वी क्षेत्र में मिलें, व्लादिवोस्तोक या प्रिमोर्स्की क्राई या साइबेरिया के, या इवन उनके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एक फेडरल यूनिवर्सिटी ने वहाँ की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी में हम कैसे योगदान कर सकें, क्योंकि रूस इस समय चाह रहा है
कि वहाँ पे उन इलाकों में जिनकी आबादी केवल 70-80 लाख है उस पूरे इलाकों की, उसमें, और चीन जो है वहाँ पे 1 बिलियन लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है। और रूस चाहता है कि भारत, क्योंकि अमेरिका का निवेश तो वो होगा नहीं, ना वो चाहेंगे, तो बाकी कौन बचा? भारत। चीन ऑलरेडी वहाँ छा गया है, तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो निवेश और व्यापार ये तभी बढ़ेगा लेकिन जब हम एक नए ढंग से सोचना शुरू करेंगे और कुछ हमारे लोगों में भी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। अभी क्या हुआ कि हमारे वो फिक्की के डेलीगेशन लोग गए हैं और कई इस तरह के बिजनेस डेलीगेशन बहुत जगह होते हैं, वो बातचीत करके आ जाते हैं, लेकिन वो एक रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि हम बड़े कंफर्टेबल अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन ये इलाका कंफर्ट जोन में रहने का नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर भारतीय निवेश वहाँ बढ़े और तो उससे व्यापार बढ़ेगा और भारत के लिए एक जो समस्या है मिनरल्स वगैरह की जो हमें नहीं मिलते हैं, रेयर अर्थ्स की बात है या कोयले की बात है या ऑयल एंड गैस की है, ये इसको जिसकी हमारी ज़रूरत और भी बढ़ने वाली है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं, तो एक रूस उसका सप्लायर बन सकता है, तो उससे व्यापार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। दोनों बढ़ सकता है। ताल सर, क्योंकि 2022 तक का लक्ष्य भी जो रखा गया करीब $22 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य है और जो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि कह रहे हैं अरविंद सर की बात अहम है कि भारतीय उद्योगपतियों को या फिर जो निवेश है उनको सेफ जोन से बाहर आना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उस लिहाज से भविष्य में मौके बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसा अरविंद जी ने कहा, पिछले 10-20 साल से जब से रुपी रूबल ट्रेड था तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होती थी। उसके बाद भारत और रशिया के संबंध, सोवियत यूनियन तोड़ने के बाद संबंध तो बहुत अच्छे रहे, पर व्यापार में वो संबंध आगे नहीं जा पाए। जबकि डिफेंस पार्टनरशिप रही, पूरा ब्रह्मोस हुआ, अभी ट्रायम्फ खरीदने की बात चल रही है $6 बिलियन का, तो जो कोर रिलेशनशिप है वो अभी भी कहीं ना कहीं डिफेंस उसी के इर्द गिर्द है। और दोनों तरफ से बहुत एक प्रयास है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। और अब हमारे पब्लिक सेक्टर में अब इतनी शक्ति नहीं है सिवाय एनर्जी सेक्टर के कि वो निवेश कर सके। जो पुराना कोल इंडिया, और अब कोल इंडिया में है थोड़ी शक्ति, पर बाकी जैसे IDPL, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हुआ करता था, सेल हुआ करता था, सेल के पास भी इस समय शक्ति नहीं है। तो इस समय जो एनर्जी सेक्टर पे जो जोर है, और आर्कटिक में भी कुछ इस तरह का 49% कोई एक क्लस्टर है, कोई वन कोर क्लस्टर, कि वहाँ जो नई ऑयल फील्ड्स निकल रही हैं उसमें 49% निवेश ONGC विदेश करेगा करीब 30%, और 20% ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल और ये सब करेंगे। तो एक तो कोर रिलेशनशिप रहेगी डिफेंस सेक्टर और दूसरा होगी एनर्जी सेक्टर। और ट्रांसपोर्ट की जो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि व्लादिवोस्तोक से जो चेन्नई का कॉरिडोर बनेगा, मैरीटाइम कॉरिडोर, और वो आज जो शिपयार्ड देखने गए, दोनों राष्ट्रपति पुतिन भी उनके साथ थे, उसका USP यही है कि वो बड़े बड़े शिप्स बनाता है, ऑयल कंटेनर्स, और जो ऑयल शिप्स, और जो शिप जो LNG वगैरह ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो दोनों देश कोशिश करेंगे कि भारतीय कंपनियां निवेश करें, साखालिन 3 हो, चाहे वो आर्कटिक हो या जो भी हो, और वहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऑयल हो या गैस हो, उसको भारत लाया जाए। क्योंकि भारत शायद अपनी गल्फ़ में जो हमारी ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है 80%, उसको कम करना चाहते। देखिए, ईरान के साथ अब अमेरिका का क्या रिलेशनशिप हो, हरमुज स्ट्रेट का कहीं कुछ अगर चोक हुआ तो भारत के ऊपर तो बहुत ही ख़राब उसका असर पड़ेगा। तो जिस तरह चीन ने कोशिश की है लैंड रूट से लाने की, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, अपनी डाइवर्सिफाई किया है। मैं समझता हूँ भारत का एक लॉन्ग टर्म नीति है कि भारत की कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं वो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, रशिया में, फार ईस्ट में करें, चाहे आर्कटिक में करें, और व्लादिवोस्तोक से वो चेन्नई लाया जाए। तो भारत की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और ये डिपेंडेंस है वो कम हो। बाकी जहाँ तक भारत के प्राइवेट सेक्टर का प्रश्न है, वैसे तो पीयूष गोयल जी गए थे, 4 मुख्यमंत्रियों को लेकर गए थे, 125 बिजनेसमैन भी वहाँ थे, पर उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी कम है और काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट होगा। हमारे जो निवेशक हैं वो 3-4 साल में अपनी पूरी पूंजी को वापस लाना चाहते हैं, और वो मेरे ख्याल से रशिया में संभव नहीं हो पाएगा। और राजीव जी, क्योंकि
जो बात एनर्जी सेक्टर को लेकर है, क्योंकि भारत के डिफेंस का करीब अभी भी जो आंकड़ा है मोटा 60% लॉजिस्टिक्स वो रूस के सहयोग के साथ ही, और उसी पर मैं कहूँ कि जो पूरा का पूरा व्यापार है वो कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमता है। एनर्जी सेक्टर में हमारी ज़रूरत भी है, रूस के पास वो पोटेंशियल भी है और वो तैयार भी है। कैसे इस पर वो देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, और चैलेंज क्या है बड़ा? देखिए, जो पहले की बार 60 से 70% बोलते थे, अब बहुत कुछ बदल गया है। यह सत्य है कि जब हमने रशिया की बात की, तब सोवियत काल में भी हम उसको रूस बोल देते थे, और जब रूस का काल आया तो उस समय हम सोवियत यूनियन ही मान के चलते हैं कि वही कुछ बदलाव नहीं, एक नया रूस है जो आपके साथ एक संबंध एक अलग ढंग से बना रहा है। और देखिए, सबसे अच्छी जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात थी, वो जो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत बात हुई थी कि शीत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात बहुत ही जोर से व्यापक हथियारों का एक बाजार बनेगा। वो कुछ जगह बने, कुछ जगह नहीं बने। जब हम बात करते हैं 60-70% की, तुरंत बाद शीत युद्ध के पश्चात की बात की है, उस समय भी 30% जगुआर, मिराज सब हमने बाहर से ही खरीदे थे। तो हमारा हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन रहा था। आज के दिन में हमने करीब 62% से ऊपर, 62 से 65% हथियार हमारे हम कॉन्ट्रैक्ट अपने प्राइवेट सेक्टर्स को देते हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो देखिए, ये बात बहुत खुलकर नहीं सामने आ रही है, लेकिन हम एक नए दौर में घुस चुके हैं। रूस के साथ एक नए तरह के निवेश चाह रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अभी नहीं आ रही है। 2001 में तो हमने खोला ही है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, लेकिन अब वो भी बड़ा ही तैयारी के साथ आ रही है, और वो बहुत कुछ उन्हें व्यापार मिल चुका है। और रूस के साथ अब बड़ा ही हाईटेक हम कॉमर्स में घुस, जैसे S-400 था। हमेशा हम बात जब करते थे तो उस समय अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बात करते थे कि आज रूस ने हमसे और सौदा ले लिया है। उसी तरह सबमरीन की बात हम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर तक की बात की जा रही है। सब में एक साझा उन्नत तकनीकी के साथ बनाए हुए एक नए दौर में, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे, सब आएंगे। उसी तरह से बात अगर थोड़ी हम इसको एक्सटेंड करते हैं एनर्जी के ऊपर, एनर्जी देखिए, हम आज के दिन में कनेक्टिविटी और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, दोनों में भी एक न्यू पैराडाइम, एक नए पैराडाइम के साथ आ रहे हैं। और उस पैराडाइम में क्या है कि हमारे अभी भी देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हमारा निवेश कहीं हुआ भी है तो है ऑयल सेक्टर में हुआ है। तो इस ज़रूरत को हम समझ रहे हैं। नॉर्थ साउथ ट्रेड जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बना है, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, कुछ हद तक हम सामरिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड वे में इनसे हम हल्का सा ओवर शैडो करना चाहते हैं। और जापान का जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, हमें उससे कहीं ना कहीं से रूस को लाकर उसको लिंक करने की बात है। तो और वहीं पर जो बात अभी चल रही है, किस तरह से ऊर्जा का, जो ऑयल का, गैस का लाया जा सकता है पाइपलाइन, तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि हमारी एक अलग समझ जापान के साथ है, हमारी एक बहुत ही अलग समझ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ है। जब हम ऑल्टरनेट रूट बनाते हैं, जिससे हमारा तो फायदा होगा ही होगा, इन राष्ट्रों का कहीं ज़्यादा फायदा होगा अगर एक राजनीतिक समझ बढ़ती है और भारत उसमें एक नई भूमिका निभाता है। तो निश्चित ही उसमें हर तरीके से हमारे पास संभावनाएं हैं, और उस संभावनाओं को किस तरह सत्यता तक हम ले जा सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक आखिरी कमेंट अरविंद सर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से ज़रूरतें और मैं कहूँ कि रोल भले ही अलग हुआ हो, बढ़ती हुई इकनॉमी के आधार पर भारत का रुतबा बढ़ा हो, लेकिन कई बार जब मंचों पर भारत को ज़रूरत पड़ी है तो रूस ने उसी तरह का सहयोग या वही लाइन ली है जो भारत कई सदियों से या मैं कई दशकों से लगातार उम्मीद करता रहा है। ये जो रिश्ते हैं, ये अभी भी यहाँ पर भी जो साफ बात की गई रूस की ओर से कि कश्मीर का मसला हो या फिर इंटरनल मैटर है, एक तरीके से उसी पर बरकरार हैं। वो मजबूती जो है वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं हुई है। भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं, और वो फिर हमारे काम आए। ये कश्मीर 370 के मामले में ये तो जग जाहिर है, सबने देखा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि अभी जो मीटिंग हुई है मोदी जी की और पुतिन जी की, उसमें वो चर्चा हुई होगी और मोदी जी ने धन्यवाद भी दिया होगा। तो लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें क्विड प्रो को चलता है। तो अब रूस भी कुछ चाहेगा कि आप भी उनको कुछ मदद करें। बात यह है कि इसमें रूस और अमेरिका के संबंध
और रूस और वेस्ट के संबंध जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और वो और भी बदतर होते चले जा रहे हैं। और इस समय अमेरिका भी अपनी नीतियों में भारत को एक ऊंचा स्थान दे रहा है। सो वो भी समझ रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में, खास कम से कम इंडो पैसिफिक में भारत उनकी नीतियों में एक स्थान रखता है। तो ये भारत के सामने एक चैलेंज रहेगा कि जो बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, रूस है, चाइना है और यूएसए है, अमेरिका, तो इन तीनों के साथ हम कैसे बैलेंस बना के चलें, क्योंकि हमारी डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत हुई है और रूस ने भी अपने संबंध डाइवर्सिफाई किए हैं। लेकिन चूंकि हमारे कुछ रूस के संबंध बड़े पुराने हैं और हम लोग उनके साथ सोवियत काल में और अभी भी अच्छे संबंध बरकरार बनाए रखे हैं, और अभी हमारे रशिया इंडिया चाइना फोरम है या ब्रिक्स फोरम है या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके जो ड्राइविंग प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े अलग हैं। सो भारत चूंकि एक बड़ी शक्ति, उभरती शक्ति है, इसको सभी देशों की ज़रूरत है। हमें यूएसए की भी ज़रूरत है और हमारी रूस की भी ज़रूरत है, और चाइना के साथ भी हमें डील करना है, उसके बीआरआई के साथ भी डील करना है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी करना है। और रूस भी देख रहा है कि भारत का और अमेरिका के संबंध कैसे हो रहे हैं। सो S-400 शुक्र है कि हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन अभी उसमें आगे क्या अड़चन ना आए, ये सब देखना है। तो ये एक बैलेंसिंग गेम चलता रहेगा, और ये गेम इस समय सिर्फ चेस का नहीं है। मुझे लगता है कि हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल चेस, बट वो क्या है, चाइना में एक होते हैं वाई गेम बोलते हैं, जिसमें कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज रहती हैं, नॉट जस्ट 8x8 से बात नहीं होती, तो उसमें बहुत रहते हैं। सो बट ये है कि हमारी जैसे जैसे हमारी अपनी पावर बढ़ती रहेगी, हम लोगों का इंसान, लोगों कंट्रीज के साथ डीलिंग भी ठीक ठाक हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में मल्टीपोलर वर्ल्ड जब हम बात कर रहे हैं और उसमें भारत का महत्व लगातार बढ़ा है, और तमाम जो खेमे या देश हैं वो भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए भारत के रिश्ते, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या फिर रूस के साथ प्रधानमंत्री का दौरा हो और वहाँ पर जो MOU साइन किए गए हैं, वो बताते हैं कि इसकी दिशा क्या है और रिश्तों में नए आयाम कैसे स्थापित करने की कोशिश भारत और रूस कर रहे हैं। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।